हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th पॉलिटी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे संघवाद के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म क्या होता है ये भी जानेंगे और भारत में किस प्रकार का फेडरलिज्म है, उसके कौन-कौन से टाइप होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेसिक बात करते हैं, संघवाद होता क्या है। संघवाद शब्द से समझ में आ रहा है, संघ का मतलब होता है संगठन और वाद का मतलब होता है विचार या विचारधारा। ठीक है, तो संगठन मीन्स एक ग्रुप है और उससे संबंधित जो विचार है वह है संघवाद। यदि हम पॉलिटिकल रूप से देखें या हमारी राज्य व्यवस्था से संबंधित इसको बात करें तो संघवाद क्या है, एक सरकार की क्या है, प्रणाली है जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों इकाइयों मीन्स यहाँ पर राज्यों की बात कही जा रही है, उनके बीच विभाजित किया जाता है। किसको? पावर को विभाजित किया गया है राज्य और केंद्रों के बीच में। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के इस ऊर्ध्वाधर विभाजन को संघवाद के रूप में जाना जाता है। मीन्स ऊर्ध्वाधर मीन्स ये अप टू डाउन, यहाँ पर ऊपर लेवल पर केंद्र होगा, उसके नीचे राज्य होगा, उसके नीचे और पंचायत वगैरह हो। संघवाद आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता के बंटवारे के प्रमुख रूपों में से एक है। ये तो हमने समझा संघवाद के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं संघवाद की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखिए, सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक केंद्र है, उसके बाद राज्य है, उसके बाद पंचायत और नगरीय निकाय है, 3 स्तर पे है, तो दो या दो से अधिक सरकार होनी चाहिए। इसके बाद सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक को नियंत्रित करेंगे। मीन्स जो उनके नागरिक हैं वो फिक्स हैं, जहां कानून और कराधान और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है ना, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होगा हर स्तर की सरकार का। सरकार के प्रत्येक स्तर, अस्तित्व और अधिकार संवैधानिक रूप से शासित होंगे। मीन्स जो सरकार है वह किन विनियमों और नियमों के अकॉर्डिंग चलेगी, ये संवैधानिक रूप से डिसाइडेड रहेगा। संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक तरफा नहीं बदला जा सकता और इस तरह के परिवर्तनों के लिए सरकार को दोनों स्तरों पर मीन्स एक तो सरकारी स्तर पर और एक विधायिका स्तर पर सहमति की आवश्यकता होगी। न्यायपालिका के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है न्यायपालिका के पास, और यदि सरकार के विभिन्न स्तरों में कोई विवाद होता है, जैसे राज्य के बीच में या फिर केंद्र और राज्य के बीच में यदि कोई विवाद होता है, तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय क्या भूमिका निभाएगा? एम्पायर की भूमिका निभाएगा। इसके अलावा और कौन सी विशेषताएं हैं? सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के कौन कौन से स्रोत होंगे, उसकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं। संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य होते हैं। एक तो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना है, उसे बढ़ावा देना है और क्षेत्रीय विविधता को भी समायोजित करना है, मीन्स एडजस्ट करना है। अब हम जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारतीय संघ की एक ऐसी इकाइयां जो स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए बहुत छोटी हैं और मौजूदा राज्यों में किसी में भी उन्होंने विलय नहीं किया है, उन्हें क्या कहेंगे हम? केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। ये केंद्र द्वारा प्रशासित प्रदेश भी इन्हें कहा जाता है। उदाहरण के रूप में दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये सारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। गठबंधन सरकार क्या होती है? कम से कम दो राजनीतिक दल हैं, जब एक साथ आने से उनसे सरकार बनती है, एक साथ आते हैं सरकार की बनाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? गठबंधन सरकार कहेंगे। आमतौर पर गठबंधन में भागीदार एक राजनीतिक गठबंधन बनाते हैं और सामान्य कार्यक्रम अपनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी एनडीए की सरकार है, उससे पहले यूपीए की और वाम मोर्चा की भी सरकार थी। भारत एक संघीय देश है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है। यद्यपि फेडरेशन शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन फिर भी हमारा जो देश है ये क्या है? संघीय देश है, राज्यों का संघ है। भारत का जो संघ है वह संघ के सिद्धांतों पर आधारित है। मूल रूप से यहाँ पर दो स्तरीय प्रणाली थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि यहाँ पर पंचायत और नगरीय निकायों का भी यहाँ पर निर्माण किया गया था। केंद्र सरकार या भारत संघ और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र सरकार के लिए प्रदान किया गया था। इसके बाद
भारत एक संघीय देश है, तो इसी में आगे पॉइंट है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में जो संघ है इसका तीसरा स्तर है। हमने बात की थी किसी भी संघ की तरह इन विभिन्न स्तरों को अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग इनकी शक्तियां हैं, अलग अलग इनके कार्य हैं। संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का तीन प्रकार से यहाँ पर तीन सूचियां दी गई हैं, उस हिसाब से यहाँ पर विवरण दिया जाता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने की जो विषय यहाँ पर दिए गए हैं उसकी शक्ति है केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का किसका अधिकार होगा? दोनों का अधिकार होगा। लेकिन किसी विषय पर यहाँ पर यदि दोनों ने कानून बना दिया और दोनों के कानून में विरोधाभास होता है तो यहाँ पर जो प्रभावी कानून होता है वह किसका होता है? वह संघ का कानून, जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है वह प्रभावी रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्तमान स्थिति में कितने विषय हैं, ये आप लोग कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा मुझे। अब यहाँ पर संघ के कुछ प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। कौन कौन? एक साथ आना संघ और एक साथ रहना संघ। देख लेते हैं क्या अंतर है। यह समझौता स्वतंत्र राज्यों को एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आने के लिए प्रेरित करता है, ताकि संप्रभुता और पहचान बनाए रखने के लिए वे अपनी सुरक्षा बढ़ा सकें। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, आपस में इनने एक समझौता कर लिया है कि हम जो है एक राज्य देश का निर्माण करेंगे और अपनी संप्रभुता और पहचान बनाने के लिए आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। तो इस तरह का जो संघ बनता है उसके उदाहरण है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। वही एक साथ रहना संघ क्या हो गया? जिसमें एक समझौता, इस समझौते में क्या होता है? एक बड़ा देश अपनी शक्ति को घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है। केंद्र सरकारें राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं और अक्सर संघ की विभिन्न घटक इकाइयां होती हैं उनके पास असमान शक्तियां होती हैं। कुछ इकाइयों के पास विशेष शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण जो एक साथ रहने का संघ वाला उदाहरण है, यहाँ पर भारत है, स्पेन है और बेल्जियम। यहाँ पर कुछ इकाइयों को विशेष शक्तियों की बात होती है, तो हमने देखा था जम्मू कश्मीर के पास कुछ विशेष दर्जा था, ठीक है ना? तो ये विशेष शक्तियां वही थी घटक इकाइयों के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का जो सत्ता का बंटवारा होता है, संविधान की जो है बुनियादी संरचना है, ये बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। संसद स्वयं इस व्यवस्था को नहीं बदल सकती और यदि इसे परिवर्तित करना है तो संसद को दोनों सदनों से कम 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत चाहिए और साथ ही साथ कुल राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों का यहाँ पर इसकी पुष्टि की जानी चाहिए, ठीक है। हमने विशेष बहुमत के बारे में बताया था, आधे से अधिक, 2/3 और आधे से अधिक राज्यों का यहाँ पर पुष्टि। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। संशोधन, संशोधन वैसे इतना ही है। ये वाला जो ये है, ये होता है विशेष जो महाभियोग के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। शक्तियों के विभाजन के बारे में किसी भी विवाद उठता है तो यहाँ पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि वो निर्णय यहाँ पर विवाद को सुलझा कर दें। आगे बात करते हैं भारत में जो संघवाद है उसकी सफलता के कारण क्या है। तो सफलता के यही कारण है, हमने बात की थी तीन सूचियों की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पर दो है अलग अलग शक्तियों का विभाजन कर दिया और सभी की संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। दूसरा है यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति है, लोकतंत्र स्थापित है। भाषाई राज्यों का निर्माण कर दिया है। नए राज्यों को बनाने के लिए भारत में कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदल दिया है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें, तो भाषाई आधार पर राज्यों का भी गठन किया गया। इसके साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों को प्रतिबंधित मतलब मैनेज किया गया है एक तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पर प्रबंधित किया गया है। भारत की भाषाई नीति की बात कर लें, क्योंकि भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का गठन हुआ, तो हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। भाषाई राज्यों के गठन ने देश को एकजुट तो किया है और प्रशासन को आसान भी बनाया है
लेकिन हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के प्रयोग को फैलाने में बहुत सतर्क रवैया अपनाया था। हिंदी की पहचान राष्ट्रभाषा के रूप में जरूर की गई, लेकिन हिंदी के अलावा कुछ 21 अन्य भाषाओं को भी संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये हमारी भाषाई राजनीति है। यहाँ पर 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। स्थानीय निकायों के बारे में जो बात हुई थी कि यहाँ पर नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए यहाँ पर निर्वाचित निकायों में जो सीटें आरक्षण का प्रावधान है, साथ ही साथ कम से कम 1/3 पदों पर महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव जो होंगे उसको कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होगी और इसका गठन जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता होगी। भाई, पंचायत और नगरीय निकायों को कहाँ से फंडिंग मिलेगी? तो यहाँ से राज्य सरकार द्वारा फंडिंग मिलती है। साथ ही साथ उनको कुछ टैक्स या चुंगी लगाने का भी अधिकार होता है, तो उस वहां से भी कर की वसूली के माध्यम से फंडिंग इकट्ठा कर सकते हैं वो। नई पंचायती राज संस्थाओं की जो संरचना होती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं पंचायती राज। ठीक है, प्रत्येक गांव या गांव के समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। यहाँ पर उसमें पंच होते हैं या उसका अध्यक्ष जो सरपंच होता है सीधे गांव के होते, सभी वयस्क आबादी द्वारा चुने जाते हैं और यही निर्णय लेने वाली संस्था होती है। पंचायत जो होती है यह ग्राम सभा के देखरेख में काम करती है और ग्राम सभा में जो गांव के मतदाता होंगे, सभी मतदाता, वह इसके सदस्य होते हैं। स्थानीय संरचना जिला स्तर तक जाती है और ग्राम पंचायतों का एक समूह एक पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल बनाता है। सभी पंचायत समितियां या मंडल मिलकर एक जिला परिषद का गठन करते हैं जिसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य हो गया या स्थानीय विधायक हो गया या हमारा अधिकारी हो गया, जो भी हो गया, यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है परिषद का, वह परिषद का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद शहरी क्षेत्र में जो नगरीय निकाय होते हैं वहां पर इनकी जो नगरों में नगर पालिकाओं का स्थापना की जाती है। नगर निगम बड़े शहरों में गठित होते हैं। ठीक है, दोनों को निर्वाचित निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिसमें लोगों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वह नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख होता है और नगर निगम का जो मुखिया होता है उसे हम मेयर कहते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक क्लियर। सेकंड चैप्टर में संघवाद में इतना था। इस चीज को आप लोग अच्छे से, बेसिक है ये हमारा, इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको रिमेम्बर, याद रखिएगा। आज के लिए हमारा यहाँ तक लेक्चर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।